हेलो दोस्तों, मैं रमन शुक्ला। स्वागत है आपका रमन ला क्लासेस में। आज हम बात करेंगे कि जो नया बीएनएस आया है इसमें एफआईआर का क्या प्रोविजन है। एफआईआर दर्ज कराते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या आईपीसी और बीएनएस में एफआईआर में कुछ चेंज हुए हैं। इन सारे पॉइंट्स पे हम आज अपना डिस्कशन करेंगे और एफआईआर दर्ज करते समय जो मैं बातें बता रहा हूं इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप जब एफआईआर में इन बातों का ध्यान नहीं रखते तो कहीं ना कहीं जो आपकी विपक्षी पार्टी होती है वो इसका लाभ ले लेती। तो एफआईआर करते समय इन बिंदु का आप बिल्कुल ध्यान रखें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और कानूनी प्रावधानों को बहुत अच्छे से बारीकी से समझना चाहते हैं, आम शब्दों में समझना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ना सिर्फ मैं कानूनी प्रावधानों को समझाता हूं, अगर मुझे कोई कॉल भी करता है तो उसे फ्री ऑफ कॉस्ट मैं एडवाइस भी करता हूं। मैं कोई रील का एडवोकेट नहीं हूं, जो भी बताता हूं आपको फैक्चुअल बताता हूं। दिल्ली हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं मैं और काफी लोगों से मैं जुड़े रहने का प्रयास करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, आईपीसी में जो एफआईआर दर्ज होती थी किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए, वो होती थी 154 में, मतलब सेक्शन 154 में 154 के तहत एफआईआर दर्ज होती थी। भारतीय न्याय संहिता में 173 हो गया है, अब धारा 173 सेक्शन 173 के तहत एफआईआर दर्ज होती है। बीएनएस में यह भी बताया गया है कि आप किसी भी स्थान पर अपनी एफआईआर दर्ज करा सकते हो। मतलब मान लीजिए कि मैं दिल्ली में रहता हूं, दिल्ली के करोल बाग में मेरे साथ चोरी हुई, मेरा सामान चोरी हुआ, बट मेरा घर मोती नगर में है, तो मैं मोती नगर जाके अपनी एफआईआर दर्ज करा सकता हूं। इसे जीरो एफआईआर कहते हैं कि जहां कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, जहां आपके साथ क्राइम हुआ, उस जगह पे आप न एफआईआर करके कहीं भी एफआईआर कर सकते हैं, किसी भी स्थान पर अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास यह मौका है, अगर आपके पास टाइम है, तो आपका जहां कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ वहीं पे एफआईआर दर्ज कराइए। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि अगर आप कहीं और जाके अपना एफआईआर दर्ज कराते हैं, उसे जीरो एफआईआर बोलते हैं, तो एफआईआर आपकी ट्रांसफर होके वहीं पे आएगी और इसमें 1 से 2 दिन लग सकते हैं, तो प्रॉम्प्टनेस ऑफ केस कम हो सकती है, टाइम आपका ज्यादा लग सकता है, मतलब छानबीन में टाइम लग सकता है। तो कहीं ना कहीं नुकसान किसका हुआ? आपके साथ क्राइम हुआ, आपका नुकसान हुआ। तो ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि आप एफआईआर कहीं भी कर सकते हैं, बट प्रयास करिए कि जहां कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, जहां पे आपके साथ, मैं सरल शब्दों में बोलता हूं कि जहां पे आपके साथ आपराधिक मामला घटा, वहां पर आप एफआईआर करवाइए। ठीक है, चलिए। बीएनएस में एक नया नियम आया है कि आप टेलीफोन या फिर ईमेल के जरिए भी एफआईआर कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोग बचते हैं पुलिस स्टेशन जाने से, थाना जाने से, उनको डर लगता है। अब पता नहीं क्यों पुलिस ने ऐसी छवि बनाकर रखी है कि आम नागरिकों को डर लगता है। बट एक बात मैं बता दूं कि यहीं पे काफी अच्छे पुलिसकर्मी मुझे पर डे मिलते हैं, जो इतना अपना कोऑपरेशन दिखाते हैं, इतना कोऑपरेट करते हैं लोगों के साथ कि मैं समझ सकता हूं कि वो एक आइडियल के रूप में वर्क कर रहे हैं। कई ऐसे मुझे दिल्ली में, खासकर दिल्ली के पुलिसकर्मियों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो काफी अच्छे हैं। फिलहाल तो मुझे जितने मिले हैं वो काफी अच्छे निकले हैं और काफी मदद करते हैं आम जनता की। ठीक है, तो मैं दिल्ली के पुलिस कर्मचारियों को फिर से पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं। आगे बढ़ते हैं। आप टेलीफोन या ईमेल से क्या कर सकते हैं? एफआईआर कर सकते हैं, बट एक बात ध्यान रखिएगा, आपको 3 दिन के अंदर जाके सिग्नेचर करना पड़ेगा, फिर आपको एफआईआर कॉपी दी जाएगी। इसमें क्या हो सकता है? इसमें फिर आपको देरी होगी, 3 दिन टाइम लगेगा। तो आपके पास अगर टाइम है तो आप थाना जाकर तुरंत एफआईआर दर्ज करा लें।
अब एफआईआर दर्ज कराने पे भी बीएनएस में कुछ नियम लागू किया गया है कि अगर 3 से 7 साल के बीच में जो अपराध हुआ है उसकी सजा है, तो पुलिसकर्मी उसको बोल सकता है कि मैं 14 दिन जांच करके फिर आपकी एफआईआर दर्ज करूंगा। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में क्लियर किया है कि एफआईआर दर्ज करना होता है, बट इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं कर दिया। इन्होंने बोला है बीएनएस में कि 3 से 7 साल का अगर पनिशमेंट है तो 14 दिन की जांच हो सकती है। अब इसमें होगा क्या कि अगर पुलिस ने ऐसा कह दिया तो 14 दिन आपका डिले होगा केस, और इसमें घूस भी बढ़ सकती है। अगर पुलिस वाला सही नहीं है तो आपसे घूस की भी डिमांड करेगा कि घूस लाओ, मैं तुरंत एफआईआर लिख दूंगा। ये कुछ चीजें इसमें दिक्कत हुई है। ठीक, अब मान लीजिए कि अगर पुलिस वाले ने एफआईआर दर्ज नहीं किया तो आप क्या करोगे? अकॉर्डिंग टू दी बीएनएस आप एक डाक भेजोगे, पत्र भेजोगे एसपी ऑफिस को। एसपी फॉरवर्ड करेंगे थाने को कि आप एफआईआर लिखिए। इसमें भी टाइम लग रहा है। अगर कानून बनाने वाले चाहते तो इसमें डाल सकते थे कि वो फिजिकली भी जाके नोटिस दे सकता है, बट ऐसा कोई प्रावधान नहीं डाला गया है। उनको डाक के जरिए या नोटिस के जरिए भेजना है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि अगर वहां पर भी सुनवाई नहीं हुई तो जैसा 156(3) के तहत हम मजिस्ट्रेट के यहाँ जाते थे, वैसे 175 सब क्लॉज 3 अब हम कहाँ जाएंगे? मजिस्ट्रेट के यहाँ जाएंगे। और ये एसपी को जो नोटिस देनी है वो 173 सब क्लॉज 4 के तहत हम नोटिस देंगे। तो ये कुछ चीजों को ध्यान रखना चाहिए जब आप एफआईआर कर रहे हो कि आप फिजिकली जाके एफआईआर करो। आप जहां पे आपके साथ आपराधिक मामला हुआ है उस आपराधिक मामले के क्षेत्र में, उस क्षेत्र में जिस थाने का जुरिस्डिक्शन हो उस थाने में एफआईआर करो। टेलीफोन और ईमेल का कम यूज करके आप फिजिकली जाके एफआईआर करो। इससे होगा क्या कि आपके केस को जल्दी देखा जाएगा, अप्रोच जल्दी किया जाएगा। और अगर ये सारी चीजें नहीं होती हैं तो फिर आप एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो जैसा बोला गया है कि 173 सब क्लास 4 के तहत एसपी ऑफिस को नोटिस कर सकते हो, और 175 सब क्लास 3 के तहत मजिस्ट्रेट को नोटिस भेज सकते हो। मजिस्ट्रेट के यहाँ आप कंप्लेंट दे सकते हो, फिर मजिस्ट्रेट ऑर्डर देगा पुलिस को कि एफआईआर लिखो। तो इस तरीके से एफआईआर करते समय बीएनएस में कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो बने रहे रमन लाल क्लासेस के साथ। और अगर मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो, कुछ बोलने में इधर उधर हो गया हो, तो छोटा भाई समझकर मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें। ठीक है, धन्यवाद।